Hello student, welcome back to our channel IPMate by LPT. So this is our next part of JIPMET PYQ series. The first question is the mean of the 25 observation is 36 if the mean of first 13 observation is 32 and that of the last 13 observation is 39. तो हमसे पूछा है कि भाई 13th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताओ। तो एक बार जो इक्वेशन में हमें दिया हुआ है, जिस तरह का डेटा दिया हुआ उसको फिल कर लेते हैं। बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है, टोटल हमारे पास 25 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन 36 है। मतलब हमारे पास अगर मैं सम निकालना चाहूँ, मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन इस तरह से है, इनका हमें क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 36। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा सारे ऑब्जर्वेशन का, कितना आ जाएगा 36 इंटू 25। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन मतलब A1 A2 प्लस A13, इनका जो मीन है वो हमें कितना दिया हुआ है 32। मतलब अगर मैंने इसको 13 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया 32 बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ A1 A2 प्लस A13, कितना आ गया मेरे पास 32 इंटू 30। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है कि जो लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन है, लास्ट 13 कहाँ से होंगे, A13 से A25 तक, इनका सम कितना दिया, इनका मीन कितना दिया हुआ हमें, इनका मीन दिया हुआ है हमें 39, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से भी इनको सिंप्लीफाई कर लो, तो A13 प्लस A25 इस तरह से चलेगा 39 इंटू 30। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करते, देखो इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड, इसको दे दो थर्ड। अगर हमने सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो क्या बनेगा, देखो A13 टू टाइम्स आएगा, बाकी सब एज इट इज है, तो A1 प्लस A2 प्लस A25 और हमने A13 जो एक्स्ट्रा नंबर था उसको अलग से लिख लिया। ऐड करेंगे कितना आ गया 39 इंटू 13 प्लस 32 इंटू 13। कैसे किया हमने, इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को ऐड किया है दोनों को। क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ इसके बाद क्या बनेगा, ये इसकी भी वैल्यू हमें पता है क्या, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 36 इंटू 35 इक्वेशन फर्स्ट में, तो वैल्यू डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। तो 36 इंटू 25 प्लस A13 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13, अगर अपन कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास 71 इंटू 13। ठीक है, तो बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो गया ये हो गया 3 और ये बनेगा हमारे पास 1 और ये हो गया 923। ठीक है, और 36 इंटू ये कितना होता है, ये होता है 900। तो बेसिकली A13 कितना आ गया हमारे पास, A13 आ गया हमारे पास 900 माइनस 923, सॉरी 923 माइनस 900, तो कितना हो गया 23। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल बेसिक मीन पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें एक बिल्कुल मीन वाला एक आइडिया है सिंपल सा, उसको 2 इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन बनी, इसमें 2-3 इक्वेशन और सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, तो हमें 2 इवेंट दिए हुए A और B, उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है, और हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन जहाँ पे कॉमन आते हैं, अगर दोनों इवेंट कॉमन हो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर A नॉर B अकर्स, तो ना तो A आए ना B आए। तो जब भी इस तरह की वैरायटी है, इस तरह क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे, क्या टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे जिसमें कोई एक भी आ रहा होगा, मतलब कोई हम क्या बोलेंगे, या तो इवेंट A आ जाए A और B, हम टोटल में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B की प्रोबेबिलिटी, दोनों में से कोई एक आ जाए, तभी तो नाइदर वाला केस आएगा। अब A और B का मतलब क्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P A यूनियन B, इसका मतलब क्या है, या तो A आ जाए या B आ जाए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो P ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमें सारी वैल्यू दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दिया हुआ है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दिया हुआ है 0.50 और ये कितना दिया हुआ है 0.14, तो कितना हो गया 0.75 माइनस 0.14, ये हो गया हमारे पास 0.61। तो अब वो क्या करना है, टोटल में से माइनस करना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, तो 1 में से अगर माइनस करेंगे 0.61 तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 0.39। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना था।
एक बेसिक आइडिया है, एक ये वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला ए यूनियन बी वाला सिंपल फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है एमिकेबल नंबर आर ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स ए कॉमा बी, ऐसा पेयर है ए और बी का, सच दैट सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए, तो जितने भी ए के प्रॉपर डिवाइजर है उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए? बी के, एंड द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ बी इक्वल्स ए। हमें एक डेफिनेशन दी है एमिकेबल नंबर की, इस तरह की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गिवन दैट 220, y इज ए पेयर ऑफ एमिकेबल नंबर, तो हमें एमिकेबल नंबर का पेयर भी दिया हुआ है, क्योंकि ये दो नंबर हमें क्वेश्चन बोल रहा है एमिकेबल है, ऐसा उसने बोल दिया है। और हमसे क्या बोला है कि हमें प्रॉपर डिवाइजर के बारे में बता दिया कि प्रॉपर डिवाइजर का मतलब, वैसे आपको पता भी होता है प्रॉपर डिवाइजर का मतलब, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज फॉलो कर लो, कभी कभी वो 1 को इंक्लूड करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर डिवाइजर में बेसिकली 1 इंक्लूड होता है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 1 को इंक्लूड करोगे, बट अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें क्वेश्चन ने 1 को इंक्लूड किया ही नहीं है, उसमें भी लिखा है प्रॉपर डिवाइजर, तो उसने नीचे प्रॉपर लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉपर डिवाइजर लेने, हम एक थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर डिवाइजर लेने तो आपको लास्ट वाला मतलब जो नंबर खुद इटसेल्फ एंड 1 को दोनों को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो बताओ इसमें क्या दिया, हमें क्या प्रॉपर्टी है कि जो b है मतलब जो y है वो किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 220। तो सबसे पहले हम 220 को ब्रेक कर लेते हैं। 220 को हमने ब्रेक किया तो कैसे करोगे ब्रेक? ये हो गया हमारे पास 20 × 11 और इसको ब्रेक करेंगे तो हो गया 2² × 5 × 11। तो इस तरह से ये हमारा ब्रेक हो गया। क्लियर है? अब मुझे बताओ, आपको सम निकालना आता है कि सारे डिवाइसेस का क्या होता है तरीका सम निकालने का? देखो पैटर्न बिल्कुल याद रख सकते हो, मैं एक जनरल बता देता हूँ। मान लो कोई नंबर है n, वो इस तरह से लिखा हुआ है p1 की पावर a1, p2 की, यहाँ p1 p2 प्राइम है, इस तरह से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से चल रहा है कोई नंबर, तो अगर तुम्हें सम निकालना है, सम निकालना है सारे डिवाइजर्स का, तो डिवाइजर्स के सम को हम सिग्मा ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? p1 की पावर a1 + 1 - 1 डिवाइड बाई p1 - 1, p2 की पावर a2 + 1 - 1 डिवाइड बाई p2 - 1, और इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। सारे नंबर मल्टीप्लाई होते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो सेम हमें यहाँ पे लगाना है। तो बताओ क्या होगा? 2 की पावर 2 + 1 दैट इज 3 - 1 2 - 1, इधर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 + 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई 5 - 1, और ये क्या बन जाएगा? 11 की पावर 1 + 1 दैट इज 2 - 1। तो ये हमारे पास आगे सारे डिवाइजर्स का सम। क्या आ गया? सारे डिवाइजर्स का सम। तो एक बार निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो गया ये 8 - 1 7 हो गया, नीचे 1 ही रहा, इधर हो गया हमारे पास 6, उधर हो गया हमारे पास 12। तो ये बेसिकली बन गया 42 × 12। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? 504। तो 504 हमारे पास सारे डिवाइजर्स का सम है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, लेकिन हमें कौन सा डिवाइजर इंक्लूड नहीं करना? 220। तो अगर मुझे सारे डिवाइजर्स के सम में से मैं 220 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉपर डिवाइजर्स का सम आ जाएगा। कितना हो गया वो? ये हो गया हमारे पास 284, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये क्या है? प्रॉपर डिवाइजर्स का सम। तो 284 जो नंबर है वो प्रॉपर डिवाइजर्स का सम है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर है वही y के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 284। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? ये वाला आइडिया, ये फॉर्मूला, ये जो सम ऑफ डिवाइजर्स है वो कैसे निकाला जाता है। वैसे अगर हम सारे के डिवाइजर लिख के करेंगे तो वो लेंथी हो जाता है, बट इससे आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के क्यूब है, मतलब दो क्यूब है आइडेंटिकल, जिनकी जो साइड्स है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक क्यूब अपन ने ये मान लिया, और सिमिलरली एक क्यूब और है, ठीक है। इन सबकी साइड हमें कितनी दे रखी? 5 ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो बेसिकली बताओ, अगर ये दोनों 5 के, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली अगर हम प्रॉपर इनको ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास, अब हमसे पूछा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया क्या होगा? देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब बेसिकली ये बन गया हमारे पास क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड कैसा बन गया? मैं इस क्यूबॉइड को इस तरह लिख देता हूं, ये इस तरह बन गया हमारे पास, ये इस तरह कन्वर्ट हो गया ज्वाइन करने पर, जिसमें ये वाली लेंथ हो गई 10, ये वाली हो गई 5, हाइट भी हो गई 5। इस तरह से हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हमारे सारी चीजें पता है हमें। हमारा फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? 2 × LB BH HL, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इस तरह का फॉर्मूला होता है। हमारे पास सारे डेटा है, एक 10 एक 5 है, 5 पुट कर दो बस। तो बताओ ये कितना हो गया? ये हो गया 25 + 50 + 50 25 + 50 + 50,
तो कितना हो गया ये हो गया 125, 2 इंटू 125 दैट इज 250, 250 हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 250। तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन ही बोला था हाउ मेनी प्रॉपर डिवाइजर, बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या लिखा दैट इज डिवाइजर अदर देन 1 और 7200। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि भाई आपको ऐसे डिवाइजर लेने जहाँ पे 1 नहीं आ रहा हो और नंबर इटसेल्फ नहीं आ रहा हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे 7200 को ब्रेक कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका। तो करोगे कितना लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 72 इंटू 100। ये थोड़ा आसान तरीका, इस तरह से करोगे तो ये कितना होगा, ये हमें पता है ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। और ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, तो अल्टीमेट हो गया 2 की पावर 5 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे हमारे पास, टोटल डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर्स है उसमें ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। इधर पावर कितनी है 5, तो 5 में 1 ऐड कर दिया 6 हो गया। इधर क्या हो गया 2 + 1, फिर हो गया 2 + 1, कितना हो गया 6 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया ये हमारे पास हो गया 54। तो 54 हमारे पास टोटल डिवाइजर्स है 7200 के। बट हमें कौन से डिवाइजर लेने जिसमें 1 और इटसेल्फ भी नंबर नहीं है, तो इसमें से 2 हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का 52। तो 52 ऐसे डिवाइजर्स है जिसमें जो प्रॉपर डिवाइजर है, प्रॉपर डिवाइजर की डेफिनेशन इसमें क्या लिखी है 1 और 7200। क्लियर है ये वाला आइडिया। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई टोटल अगर डिवाइजर आपको फाइंड करने, टोटल डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है। अगेन मैं मान लो इस तरह के नंबर मान लेता हूँ a1 की पावर p1 p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, इस तरह से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो टोटल जो डिवाइजर्स है, टोटल डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइजर्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास a1 + 1 a2 + 1 डॉट डॉट, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये एक पार्ट आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली डिवाइजर वाला जो फॉर्मूले है, सम ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, उनका एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगेन 2 स्टेटमेंट हमें दी हुई है, इसी तरह की वेरायटी अब पेपर में पूछने लगा है पिछले कई सालों से, तो आपको ऐसी वेरायटी भी के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए। फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, उससे पहले कुछ डेटा दिया हुआ। देखो, अमन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। तो बेसिकली बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में उसको हाफ टाइम कम लगेगा अगर हम कंपेयर करें किससे, अप स्ट्रीम से। तो हम पहले इन सबको बाद में देखेंगे, पहले हमारा डेटा लिख लेते हैं। तो लेट सपोज जो डिस्टेंस है वो मान लिया रिवर की डी है, मतलब जो उसने कवर किया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो डी है। तो बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, तो बताओ अप स्ट्रीम का क्या बनेगी इस टाइम। अप स्ट्रीम का टाइम होता है ये हो गया डाउन स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का क्या होगा टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम हो गया ये। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये इसका हाफ है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो किसका हाफ है, अप स्ट्रीम के टाइम के। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा ये 2x + 2y = x - y। तो क्या बनेगा x = क्या बनेगा ये, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 2x - 2y = x + y। तो ये क्या बनेगा x = 3y। मतलब जो रेशो है किसका, वोट का और स्ट्रीम का, वोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का जो रेशो है वो क्या होगा 1:3। तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द वोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ करंट। वाटर करंट मतलब बेसिकली जो स्ट्रीम की स्पीड को हम करंट से भी डिनोट, करंट भी बोलते हैं, वाटर करंट भी बोलते हैं, मतलब जो भी है एक आइडिया है बस। तो बताओ ये वाला तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 3:1 और इधर क्या पूछा, इधर दिया हुआ है 2:1। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द वोट इन द स्टिल वाटर इज 6 km/h, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 6। तो अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ करंट है वो कितनी हो गई 2 km/h। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है ये वाला पार्ट। तो इसमें हमें क्या था, एक सिंपल एक इस तरह की इक्वेशन थी, उसको सिंप्लीफाई करके रेशियो निकालना था स्पीड ऑफ वोट एंड द करंट की स्पीड का। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी का इसमें सेकंड क्वेश्चन आया। तो इस वाले में प्रोबेबिलिटी का हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देख लिए। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी एंड डी, 3 पर्सन है, कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली आर 1/3। तो बेसिकली इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है जब ये किसी क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, भाई इसमें कोई एक दूसरे का कोई वो भाग मतलब पार्टीशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग ए वर्क, तो हम ए मान लेते हैं, वो कितना दिया हुआ है 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी हुई है
इंडिविजुअल है सारी, है ना, ये हमें दिया हुआ 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यहाँ पे एबीडी क्या है, एबीडी इवेंट है जिसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ओनली 2 ऑफ देम मतलब अगर ए और बी ने कर दिया तो डी ना करे, पहला केस। दूसरा केस, अगर ए नहीं करे तो बी और डी कर दे। तीसरा केस क्या बनेगा, ए और डी कर दे बट बी ना करे, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ए के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3 दैट इज 2/3, ठीक है। सिमिलरली ए के बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो नहीं करने की कितनी हो जाएगी, अगेन 2/3। सिमिलरली अगर डी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 तो नहीं करने की कितनी हो जाएगी, 3/4। अब हमें सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। तो बताओ सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करने की आ रही, सॉल्व करने की मतलब 1/3 1/3। और देखो हमने पढ़ाई था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेसिकली क्या बनेगा, 1/3 इंटू 1/3 और नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें, 3/4। फिर नेक्स्ट वाले में बताओ 2/3 1/3 इंटू 1/4। नेक्स्ट वाले में अगेन 2/3, ए की कितनी हो गई 1/3, इसकी हो गई 1/4 और इसकी हो गई 2/3। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, ये हो गया 1/12, ये हो गया हमारे पास 1/18 और ये भी हो गया 1/18। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा। कितना हुआ, 3 + 2 + 2 तो अल्टीमेट आ गया 7/36। तो 7/36 प्रोबेबिलिटी हो गई जिसमें केवल 2 पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है, कैसे डील किया था समझ में आ गया। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट डेटा को इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने करीबन 7 क्वेश्चन डिस्कस करे, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मतलब किस तरह की वैरायटी रिपीटेड हो रही है, किस तरह का पैटर्न रिपीटेड हो रहा है पेपर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू, बाय।